देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर। दरअसल एक नई बहस जो है वो इस वक्त समाज में युवाओं के अंदर शुरू हो चुकी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर आज तक के कॉन्क्लेव में गए और उन्होंने कहा कि अग्निवीर जो है उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि वो खरे उतरें। लेकिन जब यंग प्रोफाइल आर्मी बनाने की बात आती है तब मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे यंग आर्मी, हमारी यंग प्रोफाइल बनेगी आर्मी की। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं इस मुद्दे पर बातचीत करूं और टेक्निकल को लेकर, जो टेक्निकल सोल्जर जाते हैं उनको लेकर आपके साथ बातचीत करूं। दो मुद्दों पर बातचीत करूंगा सर मैं आज आपके साथ, प्लीज समझाइएगा। पहला जो मेरा पॉइंट है कि यंग आर्मी आपकी कैसे बनेगी। आप मैक्सिमम 60 से 80 हजार भर्ती कर रहे हैं, उनमें से आप अब अगले 2027 में 40,000 को रिटायर कर दोगे, यानी 75% को। जो आपके पास बचेंगे उनकी उम्र तो स्थिर नहीं है सर। वो 19 के हुए थे, वो 23 में पहुंच जाएंगे, वो 23 साल के तो हो ही जाएंगे। 23 साल बाद वो 25 के भी होंगे, 27 के भी होंगे। तो यंग प्रोफाइल कैसे आप बनाएंगे, क्या कंसेप्ट क्या है सर ये? राजेश, जिन्होंने भी अग्निवीर प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था उन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा। दावा करते रहे कि अग्निवीर बनाएंगे तो एज प्रोफाइल कम हो जाएगी जी। मेरे ख्याल से जिन्होंने सलाहकारों ने, वो ज्यादातर सिविलियन थे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, फौजियों जी। ने अग्निवीर प्रोजेक्ट के बारे में किसी जनरल ने नहीं सोचा था। अग्निवीर प्रोजेक्ट जो है फौज के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या थोपा हमारे गया। जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जी हाँ, अजीत डोभाल सर भी इसमें शामिल थे, उन्होंने थोप दी जबरदस्ती। इनमें से किसी ने भी मैथ्स नहीं पढ़ा। मैं कैसे एज कम होगी? समझिए, एक बटालियन में 1,000 जवान होते हैं। देखिए, एक पहले जो लॉन्ग सर्विस होती थी, समझिए कि वो करीबन 20 साल तक सर्विस करते थे। तो आज भी वही चीज लागू है। जी। अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद उनमें से 25% जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, 20 साल नौकरी करेंगे। बिल्कुल सर। तो जो अग्निवीर 5वें साल, 6ठे साल से लेकर 19 साल, 20 साल तक पक्का काम करेगा लॉन्ग सर्विस के लिए, जाहिर है अग्निवीर करेगा। तो फिर उम्र कैसे कम होगी? बटालियन में 20 साल की लॉन्ग सर्विस वाले अग्निवीर होंगे, जी। जवान जवान होंगे। देखो, ये मेरे ख्याल से भारत सरकार को कुछ पढ़े लिखे ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हों। एक बटालियन में अगर 1,000 जवान हैं और समझिए 20 साल की लॉन्ग सर्विस चल रही है पहले पहले वाले सिस्टम में, ओके। तो हर साल 50 जवान आते थे, हर साल 50 जवान रिटायर होते थे। बिल्कुल। उनकी एक एज प्रोफाइल रहती थी। एवरेज अगर समझ लो तो एक बटालियन में 10 साल की सर्विस वाले होते थे। कुछ जवान जिनकी महज 6 महीने 1 साल की नौकरी है, और कुछ जवान ऐसे जिनकी 20 साल की लॉन्ग सर्विस होने वाली है। सेम सिस्टम अब भी रहेगा। एग्री। बटालियन में हर साल अब भी 50 अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं, जी। 50 अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं। तो हर साल ऊपर से 50 लॉन्ग सर्विस वाले अब भी रिटायर होंगे। तो किसी बटालियन में कैसे अब नफरी होगी? 1 साल की सर्विस वाले अग्निवीर 50, 2 साल की सर्विस अग्निवीर 50, 3 साल की सर्विस वाले अग्निवीर 50, 4 साल की अग्निवीर 50, 200। बिल्कुल। तो 1000 में से 200 जवान जो होंगे कच्चे होंगे, जवान होंगे, युवा होंगे, बिना मूछ वाले होंगे, बच्चे होंगे। लेकिन भाई, जब तुम उनको 25 साल 5वें साल में जो 25% को परमानेंट बनाओगे, वो तो बटालियन में रहेंगे ना 20 साल की नौकरी तक या उससे बिल्कुल, ज्यादा। तो उम्र कैसे कम होगी? क्योंकि भर्तियां भी तो उतनी हो रही है ना सर। ये तो है नहीं कि आप ज्यादा भर्तियां कर रहे हैं, भर्तियां उतनी ही हो रही हैं। और इनमें से सबसे अहम बात कि अगर 200 जवान एक यूनिट के अंदर हैं, इन 200 में से तो लगभग 160 तो बाहर हो जाएंगे। एकदम राजेश, क्या है कि भारत सरकार के जो सिविलियन
एमओडी में पद अधिकारी हैं और श्री अजीत डोभाल, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। इनके जो एडवाइजर्स हैं, देखो मैं इसी लॉजिक को दोबारा समझाता हूं। भारत की फौज कितनी तगड़ी है, समझो 10 लाख या 12 लाख। जी। हर साल अग्निवीर कितने ले रहे हैं, 50,000 या 60,000। तो जाहिर बात है हर 20 साल में पूरा टर्नओवर हो रहा है। अगर भारत की फौज की नफरी 10 लाख या 12 लाख है, हर साल हम 50 या 60,000 अग्निवीर ले रहे हैं, तो 20 साल में पूरा टर्नओवर, यानी नीचे से इतने ने ज्वाइन किया, ऊपर से उतने रिटायर हो गए, 50-60,000 हर साल रिटायर। तो फिर उम्र कहां कम हुई? उम्र का हर साल हम 50,000 60,000 ले रहे हैं, तो 4 साल के अग्निवीर यानी 50,000 लेते हो तो 2 लाख जी। 60,000 हर साल ले रहे हैं तो 2,40,000 अग्निवीर हैं। और भाई बाकी जो है 5 साल से जो पक्के हो रहे हैं, 20 से 20 साल तक की लॉन्ग सर्विस करेंगे या ज्यादा, वो तो वहीं रहेंगे ना। सरकार ने उनको तो मना नहीं किया है। बिल्कुल। तो भाई एज कहां से कम हो गई? 5वें साल से जो पक्के होने वाले हैं और वो 20 साल तक काम करेंगे, उनकी उम्र तो बढ़ती रहेगी ना। बढ़ती रहेगी, बिल्कुल साहब। समझिए, समझ लो, वो 20 साल में ज्वाइन कर रहे हैं, 20 साल की उम्र में, जी। तो चौथे साल तक उनकी उम्र हो गई 24, एग्री। 25, और उसके बाद वो 20 साल और काम करेंगे तो उम्र उनकी हो जाएगी 45। तब तक तो काम कर रहे हैं ना, तो 45 साल तक तो वो लोग काम करेंगे। तो भाई कागज कलम लेके बैठ जाओ कि 5 साल की नौकरी वाले कितने होंगे, 6 साल की नौकरी वाले कितने होंगे, 7 साल की नौकरी के लिए कितने होंगे, डा 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 18 साल वाले कितने होंगे नौकरी, 19 साल की नौकरी वाले कितने होंगे, 20 साल की, जमा कर लो। तो इन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी। एक मैथ्स का ब्रांच होता है स्टैटिस्टिक्स। तो बिल्कुल मैं साहब। श्री अजीत डोभाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपने एडवाइजर्स को बुलाइए जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है, और डन। यकीन मानिए 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी की इससे उम्र नहीं कम होने वाली, वरन मैं बताता हूं इससे उम्र बढ़ने वाली है। ओके। एवरेज एज बढ़ जाएगी। क्यों? देखो राजेश, भारत सरकार ने जो प्लान बनाया, श्री अजीत डोभाल जी ने जो प्लान थोपा है फौज के ऊपर, चौथे साल के बाद 5वें साल में के पहले जी। 100 में से 75 को भगा दिया जाएगा। बिल्कुल भग साहब। भग 100 में से 25 को रख लिया जाएगा। उसका क्या मतलब है कि अगर आपको फौज की नफरी उतनी ही रखनी है, यानी 10 लाख 12 लाख, तो आपको 5वें साल से 4 गुना ज्यादा बुढ़े रखने पड़ेंगे। एग्री। एग्री, ये पॉइंट भी है सर। अगर आपको फौज की नफरी, तो ये चीज, नहीं तो क्या होगा अगर 100 में से 75 को भगा दिया हमने और सिर्फ 25 को रखा, फिर तो फौज की नफरी 12 लाख से कम होके 10 लाख, 10 लाख से कम होके 8 लाख, 8 लाख से कम होके 6 लाख। बल्ले बल्ले, भारत सरकार पेंशन की चिंता करी थी, यहां तो तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि फौज की नफरी जो है कम होके 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख हो जाएगी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, एक इंपेरिकल स्टडी होती है, शब्द है। अब मेरे भाई ज्यादातर फौजी भाई हैं, मैं जी। ज्यादा भारी नहीं बना सकता। इंपेरिकल स्टडी करे कि अगर हमने 100 में से 75 को बोला भग और सिर्फ 25 को रखा, तो भाई फिर तो बुढ़े, क्योंकि हमें 4 गुना ज्यादा 5वें साल में हमें रखने पड़ेंगे ना, 4 गुना ज्यादा, 3 गुना बिल्कुल। ज्यादा। अगर मैं बड़ा मोटा मोटा अगर मैं समझाना चाहूं या समझूं अपने लिए कि अगर हमें यंग आर्मी चाहिए, आपको हर साल तो कम से कम आपको लगभग 2,40,000 लोगों की भर्ती करनी चाहिए थी। उसमें से 60,000 को आप रखते और बाकियों को आप विदा कर देते, तब तो हम मानते कि एक यंग प्रोफाइल आपकी बन रही है। ऐसे तो मुश्किल है सर। मैं बस एक थोड़ा सा पॉइंट बीच में जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ना 2020 याद आ गया, जब गलवान हुआ और उसके बाद हमारे जवानों ने चीनियों को जमकर धोया, जमकर कूटी, जमकर पिटाई की उनकी। तो हम भी बड़े मजे से कहते थे कि भाई देखिए चीन की चॉकलेट आर्मी है, 5 साल वाले हैं, इनको पता है कि 5 साल हमने रहना है, तो जान बचा के वो निकल लिए।
तो यही क्योंकि चीन ने, अब जो मेरे पास खबर है, चीन ने अपने जो हायरिंग प्रोसीजर है, जो सर्विंग का जो प्रोसीजर है, उसको बदला है। अब वो 5 की बजाय 10 साल से और उससे ज्यादा के बारे में विचार कर रहा है, और उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। तो क्या हम उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते पे चीन चोट खा चुका है? राजेश, हमारी फौज को, खासतौर से आर्मी को, जब से अग्निवीर शुरू हुई है, 2 साल 3 साल होने वाले हैं, चौथा साल आने वाला है, इतना भयंकर नुकसान हुआ है आर्मी की ट्रेनिंग को। चीन की आर्मी का सबक सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी के जनरल साहब पढ़ते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बैठे हुए ना, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, उनको कख नहीं मालूम, ना वो चीन की आर्मी के बारे में स्टडी करते हैं। राजेश, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को समझना चाहिए कि भाई, फौज में इन्फेंट्री का जवान या दूसरे जवान, आर्टिलरी जी, आर्मर्ड का जवान, उसकी ड्यूटी और उसको जो चीजें सिखलाई जाती हैं, आप वो चीज दिल्ली पुलिस के बराबर मत समझो। एग्री। लेकिन भारत सरकार में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इनको सिर्फ नजर आती है क्या? इनको दिल्ली पुलिस नजर आती है। दिल्ली में है ना ये लोग, जी, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। दुख की बात यह है राजेश कि जिन बड़े बड़े डिफेंस सेक्रेटरीज ने इस चीज को लागू किया था, वो तो आज है ही नहीं वहां पर। वो तो चला गया, वो स्टील मिनिस्ट्री में चला गया, जी, या सिमल सेक्रेटरी बन के चला गया, चीफ एग्री। सेक्रेटरी बन के चला गया। तो जब अभी अगले साल से, अगले अगले साल से जब अग्निवीर के भयंकर दुष्परिणाम सामने आएंगे, तब एक नया डिफेंस सेक्रेटरी होगा। वो बोलेगा, मैनू कुछ नहीं पता जी, मैं तो कल तक मच्छी मार मंत्रालय में सेक्रेटरी था। आई वॉज एग्री। सेक्रेटरी ऑफ कबूतर्स, आई वॉज सेक्रेटरी ऑफ बड़ी क्रोकोडाइल्स इन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो हो ये रहा है कि हमारी आर्मी को इतना भयंकर नुकसान पहुंचा, ये इनको पता नहीं है। इनको सिर्फ नजर आता है भारत सरकार को कि पेंशन, पेंशन कैसे बचेगी। पेंशन दूसरा तरीका बेवकूफ। भी है पेंशन सर, क्योंकि पेंशन की बात है, क्योंकि मैं लंबा वक्त नहीं लूंगा आपसे। पेंशन अगर आपको वाकई में कम करनी है, तो आप एक जो विधायक अगर 5 बार विधायक बनता है सर, उसको 5 बार की पेंशन मिलती है। जो सांसद 10 बार सांसद बन जाता है, वो 10 बार की पेंशन लेता है। और उसकी पेंशन वो नहीं होती है जो जवान हमारे लेते हैं कि 28-30 हजार रुपया, वहां पर लाखों में बात जाती है। तो वहां से एक कटौती हो सकती है। पैसा बचाना है आपने, आप जो चुनावी रैलियों में प्रचार में इतना ज्यादा खर्च करते हैं, आप वहां से पैसा बचा सकते हैं। लेकिन वो कौन राय दे, कहते हैं ना। मैं एक बस एक आखिरी पॉइंट इस मुद्दे पर आपसे समझना चाहूंगा कि टेक्निकल को लेकर, और जो टेक्निकल अग्निवीर हैं, उनकी बहुत कईयों की रिक्वेस्ट आई सर कि हमारे बारे में थोड़ी बात करिए। टेक्निकल को हम कैसे देख सकते हैं सर? क्योंकि जो तकनीशियन का काम है, अगर कोई राफेल पे, तेजस पे काम कर रहा है, या कोई हेलीकॉप्टर पे काम कर रहा है, तो उस काम को सीखने में ही, टेक्निकल काम को तो 3-4 साल लग जाएंगे सर। और जब तक वो सीख कर पाएगा कि कौन सा नट कहां पर लगना है, तब तक उसको कह दिया जाएगा कि भैया थैंक यू, आपके 4 साल पूरे हुए, अब आप रुक तो ये यहां से। ऐसा कैसे चलेगा सर? राजेश, बहुत बड़ी बात आपने की है। देखो हो क्या रहा है, टेक्निकल काम, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी में भी बहुत बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी आ गई है। टैंक बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, कोर ऑफ सिग्नल में, कोर ऑफ ईएमई में बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है। देखो क्या होता है, भारत सरकार के टैक्स पेयर्स के लाखों रुपए खर्च करके उसको, अग्निवीर को, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कुछ सिखाया जाएगा। टैंक का इंजन कैसे ठीक करना है, सिग्नल्स वाले सिखाएंगे कि वायरलेस सेट को कैसे खोल के उसको ठीक करना है, नेवी वाले सिखाएंगे कि शिप का जो रडर सिस्टम है उसको कैसे ठीक करना है, एयरफोर्स में सिखाएंगे कि मिराज 2000 और राफेल का जो बॉम्बिंग सर्किट है उसको कैसे ठीक करना है। बिल्कुल सर। इसमें टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च हो रहे हैं, वो सीख रहा है। इनको पता नहीं है, हमारी भारत सरकार को, चौथे साल तक वो कोई यूजफुल काम नहीं करता, वो सिर्फ सीखता है। सीखता है। उसका जो 2 फीते वाला इंचार्ज होता है ना, कॉर्पोरल या नायक, या उसका जो 3 फीते वाला इंचार्ज होता है, सार्जेंट या हवलदार, वो उसको सिर्फ सिखा रहा होता है। 3 साल 4 साल की सर्विस तक तो एक आप उसको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दे सकते।
आप नहीं बोल सकते एक 3 साल के अग्निवीर को, हाँ भाई तू अब आजाद है, 3 अग्निवीर जाओ और फलाने वाले टैंक की जो चेन है जो कि खराब हो गई है पहाड़ों में, उस चेन को चेंज करो। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एग्री वो सर। सीख रहा होता है, वो सीख रहा होता है कि टैंक की चेन को कैसे चेंज करना है पहाड़ों में या वर्कशॉप में। अब जब वो उसने कोई यूजफुल काम नहीं किया, वो तब तक सिर्फ हथौड़ा लेके आता है, स्पैनर लेके आता है, इधर से कुल्हाड़ी मारता है, उधर से खड्डा खोदता है। टैंक की चेन की बात कर रहा हूं, मैं देख चुका हूं, बड़ा भयंकर प्रोसेस होता है। 10-10 किलो के हैमर चलाने, वो सिर्फ वही काम करना पड़ता है बिल्कुल उसको। सर। ये सीख जाता है चौथे साल में। भारत सरकार का, राजेश मैं आपको अंदाजा देता हूं, 10 लाख रुपए खर्च करते हैं 4 साल में उस अग्निवीर को इतना सिखाने के लिए। एग्री। और जब वो इतना सीख जाता है और अब थोड़ा इंडिपेंडेंटली, यानी अपने आप अकेला काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं भग। ये क्या हो रहा है? टैक्स पेयर्स के पैसे से हम 4 साल तक एक टेक्निकल बंदे को कुछ सिखाते हैं, चौथे साल तक वो सीखता है कि कैसे एक रेडार सेट को मिराज 2000 के ट्यून करना है। और जब वो एक दिन कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि सिलेबस है भाई, मैं जी। एयरफोर्स में 34 साल सिलेबस है, ये नहीं कि वो डरा रहता है, नहीं, सिलेबस लिखा है कि पहले साल की नौकरी वाला इतना टेक्निकल काम करेगा, दूसरी साल की नौकरी बिल्कुल। वाला इतना टेक्निकल काम करेगा, तीसरी साल में वो इतना टेक्निकल काम करेगा। चौथे साल के बाद उसको सुपरवाइजरी पोजीशन में लाते हैं। और जब भारत सरकार के 10 लाख रुपए एक एक अग्निवीर को टेक्निकल काम सिखाने में हो गया, उसको बोलते हैं भग। वो राजेश ये पैसे की क्या बर्बादी हो हुई रहा है? सर। जी, वो पैसे की भी बर्बादी हुई। बर्बादी, राजेश ये क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है, ये आतंकवादी कार्रवाई हो रही है। इससे देश की जो जड़ है उसको काटा जा रहा है। पैसा तो बर्बाद जा रहा ही है, उसका एक्सपीरियंस भी बर्बाद हो रहा है। यस। ये लोग सोचते हैं कि यार क्या है, बीएसएफ में भी तो बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा रहता है। ये लोग सीआरपीएफ तो नक्सल का बंदूक लेके नक्सलाइट की वो कर रही है सामना। अरे भाई, सीआरपीएफ वाला मैं इज्जत देता हूं, वो भी शहीद हो रहे हैं देश के लिए, सीआरपीएफ। लेकिन बात है कि सीआरपीएफ वाला जब बंदूक लेकर छत्तीसगढ़ में नक्सल का सामना कर रहा होता है, वो बेचारे नक्सलाइट पुराने पुराने 4 साल या 40 साल पुराने हथियारों से लड़ रहे होते हैं, कुछ कच्चे में होते हैं, कुछ तो बनियान भी उनकी फटी होती है। उनसे लड़ना और पाकिस्तान की आर्मी से लड़ना सेम स्किल सेट है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं एग्री। बीएसएफ की, चलो बीएसएफ बड़ा शानदार बहुत इज्जत है, बीएसएफ वाले बहुत शानदार काम करते हैं, मेरे भाई मेरे जवान। कांस्टेबल बोला जाता है, वो जवान नहीं होते बीएसएफ वाले, वो कांस्टेबल होते ओके। हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन भाई बीएसएफ की जो बटालियन है वो सिर्फ पहरेदारी का काम करती है। अगर डिफेंस, यानी दुश्मन हमला कर दे, तो बीएसएफ को डिफेंस में भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती उस तरह से, उनके हथियारों की ट्रेनिंग नहीं होती, उनको जी। टेक्टिकल काम उस तरह से नहीं सिखाया कि डिफेंस कर ले। डिफेंस का काम बीएसएफ का काम है, पास वाली आर्मी यूनिट को देना, भाई आ जाओ डिफेंड करो, बचाओ, डिफेंस करो, यानी देश की रक्षा करो। और ऑफेंस, भाई आर्मी में एक इन्फेंट्री बटालियन कमांडिंग ऑफिसर से लेकर एसएम साहब तक सबको ऑफेंसिव सिखाया जाता है जी। कि हमला करना है दुश्मन पर। एक साथ 1000 जवान जब फायर करेंगे, इतनी मशीन गन फायर करेगी, इतने हैंड ग्रेनेड चलेंगे, इतने मोटर राउंड फायर होंगे, अगर लड़ाई 2 घंटे चली तो कितने राउंड फायर होंगे। ये पूरा। ऑफेंसिव, यानी दुश्मन में हम हमला कर रहे हैं, उसकी दुश्मन के सामने जो चौकी है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं लड़ाई के दौरान, जैसे कारगिल में हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ऑफेंसिव एक्शन तो बीएसएफ वालों को कभी सिखाया नहीं जाता, ना उनके जवानों को और ना उनके अफसरों को। उनका काम है सिर्फ संतरी, यानी तार के वो जो तार लगी है ना, उसके साथ बिल्कुल साथ सर। लेके ढूंढते रहो और ड्रग्स को और स्मगलर्स को पकड़ो। अगर पाकिस्तान की फौज दिखाई दी तो हमारी आर्मी को फोन कर दो। अब भारत सरकार सोचती है कि हमारी आर्मी, मैं बहुत नाराज हूं भारत सरकार से। भारत सरकार सोचती है कि हमारी आर्मी वही काम करती है जो सीआरपीएफ का कांस्टेबल करता है, जो बीएसएफ का कांस्टेबल करता है। अरे नहीं भाई, स्किल जो रिक्वायर्ड चाहिए, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, टैक्टिकल एप्रिसिएशन, कि जी। प्लाटून डिफेंस में ऐसे कैसे काम करता है, सेक्शन जब अटैक में जाता है तो क्या क्या कार्रवाइयां हैं, ये सब चीजें बीएसएफ को सीआरपीएफ को नहीं सिखाई जाती, उनका काम नहीं है, वो उनका पुलिस काम है। है सर। लेकिन भारत सरकार समझती है कि हमारी जो फौज के सिपाही हैं, नायक साहब हैं, वो बीएसएफ और सीआरपीएफ के कांस्टेबल के बराबर हैं।
ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे भारत सरकार के एमओडी वाले सब सिविलियन है, इन्होंने कभी एनसीसी भी नहीं ज्वाइन की। इनको मालूम नहीं है, इनको एमओडी के एक-एक बंदे को एलडीसी, यूडीसी को मेरे सामने लाओ, मैं उसको बोलूँगा हिल मत। 8 मिनट तक सावधान पोजीशन में खड़ा रहे, तेरे नाक पे मक्खी बैठेगी, तू हिलेगा नहीं, सावधान में रहेगा, नाक की मक्खी को तू हिलाएगा नहीं, मुंडी नहीं हिलाएगा। इन्होंने कभी किया नहीं, इनको ये मालूम नहीं फौज क्या है। और